साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोलो साथी। आज हम बात करेंगे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से, द जनहित के संपादक विनीत भाई और जन आदर्श भारत के संपादक रजनीश भाई और जय भाई। हम तमाम लोग हैं और मिल्कीपुर उपचुनाव में लगातार इन तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहां के जो लोकल मुद्दे थे या जो जन समस्याएं थी उनको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया। और आज मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम आ चुका है, तो तमाम हम वरिष्ठ पत्रकारों से बात कर रहे हैं और जानेंगे कि क्या कमी रही कि समाजवादी पार्टी वहां चुनाव को नहीं जीत पाई और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव को जीत चुकी है 61,000 वोटों से। क्या क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की जीतने का क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के जीतने का क्या कारण है बताने की जरूरत है। मुझे लगता है आपको बेहतर पता होगा। आपको तो मैंने सुना है धक्का वक्का भी दिया गया था, तो आप तो उसके भुक्तभोगी हैं। आप मुझसे ये सवाल मत पूछिए कि आप खुद बताइए कि आपको क्या लगता है नहीं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी हाँ, जीती। हमको तो पता ही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आप। आपने जो देखा है वही हकीकत है। अब मैं उसमें क्या जोड़ दूं। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो तंत्र काम कर रहा था, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई और जिस तरीके से प्रशासन का रवैया था वहाँ, वो बहुत ही खतरनाक था। वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सत्ता में है, सत्ता की हनक है तो कुछ भी करेंगे। और दूसरी बात, तमाम समाजवादी पार्टी के स्तर पर भी कमियां रही, मैं मानूंगा। जहां भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला और शासन प्रशासन को भी अवसर मिला कि उन्होंने बेईमानी की। अ, लेकिन ये है कि चुनाव है, अब जो जीता है वो जीता है, उसको बदला नहीं जा सकता। क्या लगता है समाजवादी पार्टी वहां ज्यादा मेहनत नहीं कर पाई? समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी थे उन्होंने मेहनत की, लेकिन जो हमने जमीन पे देखा बहुत सारी जगहों पर खामी है। और जिस तरीके से लोगों ने वहाँ खाना पूर्ति की वो ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने मेहनत की, मैं नहीं कहूँगा किसी ने मेहनत नहीं की। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जी जान लगा दी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ, बहुत सारी और चीज़ें थी। जिस तरीके से आखिरी दिनों में बूथ पे कार्यकर्ता गायब हो गए, जिस तरीके से प्रशासन के दबाव में कार्यकर्ताओं को हटना पड़ा, जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि सपा के एजेंट भी नहीं बनने पाए और तमाम दबाव था, प्रधानों को गिरफ्तार किया गया। एक नगर पंचायत के चुने हुए वो उम्मीदवार पर जिस तरीके की गाली गलौज जिसके साथ हुई, जिस तरीके की घटनाएं वहाँ सामने आई, वो साफ बता रहा है कि लोगों में डर नहीं था। प्रशासन को किसी भी तरीके का दबाव नहीं था, कार्यकर्ताओं के पीछे बैकअप नहीं दिखा। वो एक बड़ी कमी है और उसको भी सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल आप जानते हैं ये उपचुनाव था, तो हो सकता है कि हमारे तमाम आकलनों से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी और वो जीत लिया चुनाव उन्होंने। देखिए हमारे साथ बात कर रहे थे विनीत भाई और हम बात करेंगे जन आदर्श के संपादक रजनीश भाई से। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में हार का सामना करना पड़ा है, जो कि 61,000 एक बड़े वोट्स होते हैं हारने का, क्या कारण है आपको? एक कारण तो बहुत बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन एक बात हम कहेंगे कि चुनाव लड़ना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। समझ रहा है? ये जैसे बहुत सारी बातें हुई लोगों से, तो लोग कहते रह गए सत्ता का चुनाव होता है, सत्ता का चुनाव होता है। उनके पास पुलिस है, प्रशासन है, सारा कुछ है, कहते हैं कि ईवीएम में भी वो खेल करते हैं। उसके बाद भी जिस तरह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी, लोगों ने बताया कि 11 बार एक उपचुनाव जीतने के लिए 11 बार योगी जी मिल्कीपुर गए, सोचिए। और हमारी जानकारी में चुनाव में दो दो रैली, आप उपचुनाव बताइए, एक मुख्यमंत्री दो दो बार रैली करते हैं। उनके 7 मंत्री लगातार सोचिए मिल्कीपुर में रुके रहे। तो इस तरह से चुनाव लड़ने के बाद अगर वो हार जाए तो नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम मंत्रियों को वहां डेरा डालने के लिए कहा गया, मुख्यमंत्री खुद वहां डेरा डाले हुए थे, क्या लगता है समाजवादी पार्टी की ओर से क्या नेताओं की कमियां थी क्या? इन नेताओं की कमी नहीं थी, अपने आप में ही बहुत बड़े नेता अवधेश प्रसाद जी थे। अच्छा, बहुत बड़े नेता थे वो। आ, मतलब ये आरोप लगा रहे हैं या फिर आप उनको श्रेष्ठ बता रहे हैं? बिल्कुल श्रेष्ठ बता रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है अवधेश प्रसाद जी को। उनसे बड़ा नेता कौन है समाजवादी पार्टी में? खुद उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, वो तो खुदे बताते हैं कि भाई हमारे ऊपर साक्षात भगवान राम का आशीर्वाद था, हम जीत गए। तो फिर इसमें क्यों नहीं जीते? राम का आशीर्वाद नहीं मिला क्या? वही वही सोचने का विषय है कि पिता को भगवान राम आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बेटे को उन्होंने नहीं दिया। आपने देखा होगा कि परिवारवाद, जिस तरीके से जनता कह रही थी कि परिवारवाद का जो आरोप लगा रही थी, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को वहां कमजोर किया। हम ये सब नहीं मानते। परिवारवाद का आरोप सब पर लगता है, सब में किसमें परिवारवाद नहीं है भाई? किसमें परिवारवाद नहीं? बुजुर्ग हो गए अवधेश प्रसाद जी, कब नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा विधायक बन जाए? बेटा विधायक बन जाता तो अगली बार बहू को सोचते टिकट मिल जाए कहीं से, जिला पंचायत अध्यक्ष बना देते। तो वो सारे लोग करते हैं परिवारवाद का आरोप।
अब सुनिए, जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से करिए, समाजवादी पार्टी के नेता से करिए। आप खुद नहीं, हमको क्या लगता है कि ये सपा के लिए कुछ ठीक नहीं करना चाहिए इसे? क्या ठीक क्या करना, क्या गलत था वहां बताइए ना हमको, क्या गलत हुआ अगर अवधेश प्रसाद जी के बेटे को टिकट मिल गया? समाजवादी पार्टी नहीं, ये मेरा कहना नहीं है, ये जनता का कहना है। नहीं, जनता का कहना वो गलत है। समाजवादी पार्टी के अच्छे प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, तत्परता से चुनाव लड़े, लड़े कि नहीं लड़े? जी। तत्परता से चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई चुनाव नहीं लड़ पा रहा है इस वक्त, अब ये जान लीजिए। प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से प्रशासन वहाँ लोगों का आरोप है, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन ने चुनाव जितवाया है। अपनी जिंदगी में पहला चुनाव हमने देखा और जितने लोगों से हमने बातचीत की, मुझे लगता है कि ऐसा चुनाव न हम देखें और न आने वाले समय में ऐसा चुनाव हम देखें। इतना बड़ा आरोप? आरोप हम लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये प्रशासन की जो तानाशाही वहां थी वो जबरदस्त तरीके। भारतीय जनता पार्टी का नेता कुछ कर रहा है तो कोई तो रात में जाकर के 11 बजे हमने रिपोर्टिंग की, 11 बजे फोन आता है, भैया ऐसी ऐसी बात है, सिपाही आकर के प्रचार कर रहा है हमारे यहाँ, विश्वकर्मा समाज के लोगों को जाकर हड़का रहा है, बोल रहा है कैसा है कि समाजवादी पार्टी को वोट करना है तो भाई वोट बूथ पर दिखना मत, जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, भाजपा जीत रही है, सपा हार रही है। ये सब सारी चीजें थी जो अपने हमने उस पे दिखाया था वीडियो में। हमने स्थानीय प्रशासन गलत था। सोचिए अगर चुनाव आयोग का कोई मसला नहीं हुआ, डिम्पल यादव जी का रोड शो था, उसमें जो है प्रशासन के लोग, सीओ और ये एसएचओ मिलकर के होर्डिंग उखाड़ रहे हैं, चौकीदार तोड़ करके बेरहमी से उनकी होर्डिंग लेके जा रहा है, पूछने पर सीओ भाग जा रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है इसलिए हटा रहे हैं। पूछा गया भाई कोई आदेश तो होगा आपके पास, आज रोड शो है, आप बिना जो है परमिशन के तो रोड शो हो नहीं रहा है। उसके बाद भी तमाम होर्डिंग है। अब जिस दिन जो है ये योगी जी की रैली थी, आपने देखा रोड मतलब रोड पे कितनी होर्डिंगें लगी थी, और वो चुनाव तक होर्डिंगे लगी थी और आदर्श आचार संहिता का हवाला दे रहे थे ना। जितने ये टोटो ऑटो थे सबके पीछे बड़ा बड़ा पोस्टर लगा था भारतीय जनता पार्टी का, एक उखाड़ा गया हो तो बताइए। रोड पर पूरी तरह से विनीत भाई ने दिखाया था, एक्स पर देखिए, खूब वायरल हो रहा था, पूरा का पूरा झंडा लबे रोड पे लगा हुआ। मिल्कीपुर का जो सबसे खास चौराहा है, चर्चित चौराहा, उस पर इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है। 10 बार फ्लीट उस दिन रुकी डीएम साहब की, वहां नहीं दिखा कि भाई ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। तो ये सब सारी चीजें रही जिसको साफ तरीके से कहा जा सकता है भाई कि सत्ता की तानाशाही रही, जिन्हें कुछ दिखता उगता नहीं है। अच्छा, इनका आरोप है कि सत्ता की बहुत बड़ी तानाशाही रही, कि उसके लिए कुछ दिखता नहीं है, दिखता है तो विपक्ष की पार्टियों के बैनर दिखते हैं, उनके कार्यकर्ता दिखते हैं, लेकिन सत्ता के जो कार्यकर्ता हैं, कहें तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके होर्डिंग नहीं दिखते, उनके पोस्टर नहीं दिखते। देखिए ये मोहित भाई ये हमारे साथ भारत एक सोच हिंदी चलाते हैं और तमाम ग्राउंड रिपोर्टिंग आप इनके चैनल पे आके देख सकते हैं। क्या लगता है आपको, आज समाजवादी पार्टी वहां भारी अंतर से चुनाव हार चुकी है? देखिए, पॉइंट नंबर 1, पार्टी के जो दिग्गज नेता होते हैं, या मैं दूसरी भाषा में बोलूं, जब किसी कार्यकर्ता को एक बड़े नेता का सपोर्ट मिलता है तो वो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे बहुत विधिवत काम करता है, अच्छे से काम करता है। पॉइंट नंबर 1, मैंने ये बोलने की कोशिश की कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन पार्टी के बड़े नेता अपने छोटे कार्यकर्ताओं के पीछे क्यों नहीं खड़े थे? एग्जाम्पल के लिए पवन पांडे जी कहाँ थे? क्या आपने भी वोटिंग के दिन तमाम बूथों पर गए, देखा कि कहाँ कैसा माहौल है? क्या आपको पांडे जी नजर आए वहां पे? समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पांडे जी को आपने कई बार देखा होगा, तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर जाते हैं, अखिलेश जी से सम्मानित करवाते हैं। जी, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, मैं एक ही नाम बार बार ले रहा हूँ, ऐसा ये भी नहीं है कि अवधेश जी कहाँ थे? देखिए यहाँ रोकने का प्रयास करूंगा। देखिए इनका एक बड़ा आरोप है कि पवन पांडे अयोध्या के एक बड़े नेता माने जाते हैं, वहां मिनिस्टर रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो इनका ऐसा कहना है और हमने भी लगातार देखा कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी तो मोहित जी का कहना है कि वहां पर वोटिंग के समय कार्यकर्ताओं के पीछे एक छत्र छाया के साथ खड़े हो जाना चाहिए था, वो हमको देखने को नहीं मिला। बड़े लीडर्स का क्षेत्र में घूमना ये एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी का बस्ता ही गायब हो गया था। जब किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके पीछे एक बैकबोन होता है ना कोई, वो है ही नहीं वहां पर, मिल्कीपुर में मुझे दिखाई ही नहीं। खैर, दूसरे नंबर पर आते हैं। आपने भी देखा होगा कई गांव में जब आप भ्रमण करने के लिए गए तो पर्चियां ही लोगों के पास नहीं पहुंची, वोटरों के पास पर्चियां नहीं पहुंची। वो जो वोटर थे ज्यादातर यादव और मुस्लिम थे। कार्यकर्ता का एक फर्ज बनता है कि जिन घरों में पर्चियां नहीं पहुंची हैं, बीएलओ से मिले या बड़े अधिकारियों से मिले कि वो अपने जो भी पर्चियां गांव में नहीं पहुंची है वहां तक पहुंचाइए।
जो आपका एक कोर वोटर है, वो आपको वोट करने के लिए ललायित है, लेकिन जब उसके पास सुविधाएँ नहीं पहुँच रही है, तो आपको वोट कहाँ से करेगा? तो मुझे लगता है कि मिल्कीपुर में ये छोटी-छोटी घटनाएँ जो हैं, छोटी-छोटी बातें जो हैं, एक बड़ा अंबार बन के समाजवादी पार्टी पर आकर के फूटी और समाजवादी पार्टी को इसका सामना भी करना पड़ा, हार के रूप में। क्या लगता है कि आप ये जो संदेश है इसको 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ये जो बात कर रहे हैं बूथ कैडर की उसको मजबूत करे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं इसलिए भी बोलूँगा क्योंकि आज से और अभी से समाजवादी पार्टी अगर जो बूथ स्तर पे, प्रधान स्तर पे काम नहीं करेगी, तो आने वाले समय में भी मुँह की खानी पड़ सकती है। समाजवादी पार्टी को जितनी जल्दी चाहिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करे और काम करना शुरू करे, अगर आगे के अच्छे परिणाम देखना चाहती है तो। अगर जो सक्रियता नहीं दिखाती है और अपने छोटे कार्यकर्ताओं या बूथ स्तर पे काम नहीं करती है या फिर कोई चाणक्य नीति नहीं अपनाती है, तो आने वाला समय भी जो है वही होगा जैसे कि आज मायावती जी का हो रहा है। देखिए जिस तरीके से कहा गया कि पीडीए का नारा मिल्कीपुर में उतारने का प्रयास किया गया समाजवादी पार्टी की ओर से, क्या लगता है आपको, क्या पीडीए को लोग समझ पाए मिल्कीपुर उपचुनाव में? नहीं, ये तो कोई सवाल ही नहीं। पीडीए को लोगों ने समझा नहीं तो कैसे 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को लोगों ने जिता दिया। पीडीए को लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और पीडीए सच में यकीन मानिए वर्तमान में आज की तारीख में पीडीए इस पूरे देश में सबसे शानदार नारा है। और पीडीए एक नारा नहीं है, एक सामाजिक सांठगांठ है, एक सामाजिक संरचना है जिसकी बात की जा रही है। तो ये कोई सवाल नहीं है। मेरे हिसाब से क्या जनता के हिसाब से लोगों तक ये पीडीए का संदेश पहुँचा। मैंने तो बाकायदा एक वहाँ पे सर्वे किया अखिलेश जी की रैली में और बहुत रैंडम सर्वे, कोई लाग लपेट नहीं, कोई जान-पहचान नहीं, ना किसी से बातचीत। मैंने ऐसे ही कैमरा चालू किया और मैं लोगों से बात कर रहा था कि आइए चेक करते हैं कि भाई पीडीए का फ़ॉर्मूला कितना काम कर रहा है। शुरू से मुझे चौरसिया जी, रावत जी, कोरी साहब, पाल समाज के लोग, विश्वकर्मा जी, निषाद समाज के एक व्यक्ति मिले, उनकी दोनों आंखें नहीं थी और वो पूरे जोश से अखिलेश यादव जी को सुनने उनकी रैली में जा रहे थे। एक लड़का था, वो दलित बिरादरी का, वो एक पैर उसका खराब था, वो लट के सहारे एक पैर पे पूरे जोश में जा रहा था। तो पीडीए का नारा तो लोगों तक पहुंचा है, लोग समझ रहे हैं और विस्तृत स्तर पर भी समझेंगे। रही बात उपचुनाव की, तो मैंने आपको बहुत साफ में बता दिया, अभी मोहित भी बता रहे थे कि लोकल लेवल पे जिन लोगों को मठाधीश मान सकते हैं या कह लीजिए जिनके पास पूरी ताकत थी, उन्होंने अपनी ताकत नहीं झोंकी, जिसका नुकसान आप देख रहे हैं, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए क्या एक सलाह देना चाहेंगे आप इस मैं चुनाव के? समाजवादी पार्टी को सलाह देने वाला कौन होता हूँ भाई? मैं कैसे एक समाजवादी पार्टी को पत्रकार के सलाह तौर दूँगा? पर। नहीं, नहीं, कतई नहीं। एक पत्रकार के तौर पर मैं जनता की बात करता हूँ, जनता के हिस्से की बात करता हूँ। इस देश के 85% आबादी की बात करता हूँ, इस देश के बहुजनों की, अल्पसंख्यकों की बात करता हूँ। उनके लिए आप कुछ सवाल करना चाहें तो ज़रूर पूछिए। मैं समाजवादी पार्टी को कैसे सलाह दे दूँ? समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, 37 सांसद हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया आज देश में तीसरे सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के। मैं उनको सलाह देने वाला कौन होता हूँ? ये तो उनको खुद आकलन करना पड़ेगा। ये शायद उनको भी ये बात पता होगी। क्या हम आप अगर ये बात जानते हैं तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी? ज़रूर होगी। मुझे पक्का पता है उनको इस बात की जानकारी होगी। उन्होंने भी जानकारियाँ ली होंगी और सत्ता का दबाव था और जिस तरीके की चीज़ें की गई, लोगों को डराया धमकाया गया, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से निरंकुश होकर काम कर रहा था, उसका दबाव था और उससे कार्यकर्ताओं पे भी प्रभाव पड़ा और कहीं न कहीं एक चीज़ की कमी तो ज़रूर खल रही है कि बड़े नेता या कह लीजिए जो कद्दावर नेता एक ज़माना हुआ करता था कि पूर्वांचल से लगा के आप पश्चिम तक जाते जाइए, तो हर एक क्षेत्र, हर 2-3 जिले पे एक ऐसा नेता होता था कि जिसके भरोसे आप पूरी पार्टी छोड़ सकते थे। आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है। लेकिन जिस तरीके की फैन फॉलोइंग है, जिस तरीके के वोटर्स हैं और जिस तरीके का डेडिकेटेड वोटर समाजवादी पार्टी के पास है, यकीन मानिए पीडीए का फ़ॉर्मूला जिस तरीके से काम कर रहा है, आने वाले वक़्त में ना प्रशासन इतनी निरंकुशता दिखा पाएगा 27 में, ना ऐसी स्थिति बनने वाली है। लेकिन ज़रूर बूथ पे काम करना चाहिए और बहुत सारी खामियाँ हैं जिनका शायद आकलन समाजवादी पार्टी खुद कर रही होगी और हम कोई नहीं होते हैं सलाह देने वाले उनको। कई चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है, 2017 का चुनाव हारी, 2022 का चुनाव हारी 2017 का चुनाव आपसी और कहा जा रहा है कि कई बार से ये आकलन कर रही है लेकिन करती नहीं है। नहीं, नहीं 17 का चुनाव आपसी खटपट से हारे, 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा और मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ 50 से 60 सीटों को ज़बरदस्ती हराया गया और अगर फेयर इलेक्शंस होते, सही रिजल्ट आते, तो भले ही सपा बहुमत में नहीं होती, लेकिन बहुमत के बहुत करीब होती और हो सकता है बहुमत में भी होती, जिस तरीके का माहौल आपने देखा था, जिस तरीके का जोश देखा था। फिर आप 24 का नतीजा देखिए, वहाँ कहाँ हारी है सपा? सपा जीती है। सपा तो अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में कुछ सीटें भी निकाल लाती, तो मैं मान के चल रहा था कि सरकार बनने वाली थी।
तो अब ये नहीं कह सकते कि सपा हार रही है, लेकिन विचार हर हमेशा अगर आप हारे हैं तो कुछ तो खामी रही होगी। अगर मैं राह चलते हुए गिर जाऊंगा तो या तो मेरे शरीर में कोई कमजोरी है, या रास्ते में कोई गड्ढा हमने नहीं देखा उसमें पाँव पड़ गया। तो अगर गड्ढा मैंने नहीं देखा है, अब मुझे पता चल गया मैं गिर गया हूँ भाई गड्ढा है, तो उसका तो आकलन होगा, उसका उसको भरा जाएगा। वो तो हर कोई करता है, वो आप अपनी जिंदगी में निजी जिंदगी में करते हैं। आपको छोटी सी बीमारी हो जाए तो डिहाइड्रेशन से हो जाती है तो आप पानी पीते हैं, आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी दवा लेते हैं। जरूर कुछ समस्या है, अगर आप हारे तो कहीं ना कहीं गलती है, और उस गलती को स्वीकार के उसका आकलन किया जाएगा। वो करना ही चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए, विपक्ष को करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे द जनहित के संपादक विनीत जी, और भारत एक सोच हिंदी के संपादक मोहित जी, और जन आदर्श भारत के संपादक रजनीश भाई। तमाम पत्रकारों से हमने बातचीत की और जाना कि मिल्कीपुर में जो जिस तरीके से एक निष्कर्ष निकल के आता है कि सत्ता के संरक्षण में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने काम किया या फिर प्रशासन ने काम किया, होर्डिंग पोस्टर को हटाने का या उनको फाड़ने का या फिर चुनाव में बाधा डालने का, या फिर विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर रेड कार्ड नोटिस जारी करने का, उनको इशू करने का, तो एक बहुत बड़ा इशू हमें सामने नजर आता है। कहीं ना कहीं विनीत जी का ऐसा मानना है कि इस पर विचार विमर्श होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की जो छोटी छोटी कमियां रही चुनाव को हारने की, तो उस पर विचार विमर्श होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हमारी वीडियो में ये तमाम डिस्कशन और ये विचार विमर्श आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।